तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले पापा की ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में हुई थी। ट्रांसफ़र होने की वजह से हम हाल ही में ही उस गांव में रहने चले आए थे। उन दिनों मैं अपनी एमबीए एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा था और अगले ही कुछ महीनों में मेरी बहन की शादी भी थी। पर जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उसी दिन ही मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट शीट भी निकल आई थी। मेरे एग्ज़ाम के पहले ही मेरी बहन की शादी की तारीख पक्की की गई थी। शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और अब ना तो घर वाले शादी कैंसिल कर सकते थे और ना ही मैं अपना एग्ज़ाम। तो मेरे घर वालों ने बाकी सारा काम मुझे छोड़कर बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। अब उन्होंने ये बात कह तो दी, लेकिन घर में माहौल ही ऐसा था कि कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब करने चला ही आता था। इसी वजह से मैंने फिर लाइब्रेरी जाकर देखा, पर वहाँ भी मेरे कुछ नए और बेकार दोस्त वहाँ पर दिन भर पड़े हुए मिलते थे, जो कि सिर्फ लड़कियों को घूरने वहाँ पर आते थे। वो कब पढ़ाई किया करते थे और ना ही मुझे करने देते थे। अब एग्ज़ाम के लिए भी कुछ ही दिन बाकी थे और मुझे अब पढ़ाई करने के लिए एक शांत और अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था, पर मेरे पापा ने मेरी परेशानी समझ ली थी और फिर वो भी मेरी पढ़ाई को लेकर थोड़ा चिंतित रहने लगे। पर आखिरकार उन्हें मेरी परेशानी का समाधान मिल ही गया। उन्हीं के ही एक मित्र ने उसी गांव के बाहर एक मकान के बारे में हमें बताया, जो कुछ ही सालों से वहां पर बंद पड़ा हुआ था। मकान की चाबी मिलते ही मेरे पिताजी ने वहां पर मेरा पढ़ाई का सारा सामान और सारा इंतज़ाम कर दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वहां पर जाने लगा। पापा के दोस्त ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी या बहुत पढ़ाई कम भी रह जाए, पर अंधेरा होने से पहले तू घर चले आना। और उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेरी उस जगह पर पढ़ाई अच्छी हो रही थी। मुझे जिस तरह की जगह की तलाश थी वो मकान बिल्कुल वैसी ही जगह पर था। पढ़ाई करने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी थी। आसपास बस बंजर ज़मीन, बड़े बड़े सूखे पेड़ और सिर्फ शांति ही शांति थी। कोई गलती से भी वहाँ नहीं आ सकता था और उनकी कही बात के मुताबिक मैं हर रोज़ अंधेरा होने से पहले ही घर चला जाता था। आज यहाँ पर मेरा 7वां दिन था। मैं जिस जगह पर बैठकर पढ़ाई किया करता था उस दीवार पर किसी की पेंटिंग लगी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी। आज न जाने क्यों पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। पढ़ाई करते वक्त बार बार मेरा ध्यान उस पेंटिंग की ओर जा रहा था और फिर जैसे किसी ने मुझ पर जादू किया हो, इसी तरह ही मैं काफ़ी देर तक उस पेंटिंग को देखता रहता था। पर जब मुझे होश आता तो काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घड़ी के मुताबिक तो मैं पिछले वहाँ पर 6 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो यहाँ पर आए मुझे कुछ ही मिनट हुई हो। मैंने सुबह जिस पन्ने से शुरू किया था अपना लेसन, दोपहर होने तक मैं उसी पन्ने पर ही था। वक्त का तो जैसे पता ही नहीं चल रहा था। ये क्या मजाक है? क्या बाकी सारा वक्त शायद मैं उस पेंटिंग को ही देख रहा था? आखिरकार मैंने फिर तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं उस पेंटिंग की ओर नहीं देखूंगा और फिर मैंने अपना सारा ध्यान सामने पड़ी अपनी किताब पर लगा दिया। अगले ही पल मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा कि जैसे उस पेंटिंग में बनी औरत मुझे देखकर हंस रही हो।
मेरा ध्यान फिर से उस पेंटिंग की ओर गया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। फिर मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई करने लगा। वक्त तो जैसे गुजरता चला जा रहा था। तभी शायद मुझे एक अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। मेरा मन कह रहा था कि यहाँ से जैसे तैसे जल्दी निकल जाऊँ। मैंने फिर से घड़ी में देखा। शाम का वक्त हो चुका था। तभी मेरे पापा के उस दोस्त की कही मुझे बात याद आ गई। उन्होंने मुझे शाम होने से पहले ही घर वापस आने को कहा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या ये कोई रहस्यमयी जगह है या फिर इस तस्वीर में कोई रहस्य छुपा है? मुझे भी अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि इस जगह में कुछ तो अजीब बात है। मैं यहाँ पर लगातार 8 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर मैं एक पन्ना भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो तो तस्वीर भी जैसे कुछ अजीब सा इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रुकूं। ये बात सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। अब मैंने जानबूझकर उस तस्वीर की ओर देखना शुरू कर दिया। देखता रहा। काफ़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। मेरा शरीर जैसे ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर की सारी चेतनाएं ही खत्म हो गई हों। और तभी वो तस्वीर अचानक जोर से हंस पड़ी। मेरी तो वो देखकर रूह कांप गई। मैं दौड़कर उस घर से बाहर चला गया। बाहर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। पर जब मैंने पीछे मुड़कर उस घर की ओर देखा तो मुझे घर के दरवाजे के सामने एक आधा आदमी दिखाई दिया जो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं वहां से भागकर अपने घर चला गया। घर पर जाकर मैंने अपने पापा को पूरा वाक्य सुनाया। तभी उन्होंने अपने उस दोस्त को हमारे यहाँ घर पर बुला लिया और उन्हें भी कैसे वो तस्वीर एकदम से हंस पड़ी। मेरे साथ वो घटना हुई उसके बारे में सभी कुछ बताया। तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली और उस तस्वीर के पीछे की सारी हकीकत सुनाई। वो एक सरकारी मकान है और कई सालों से वो मकान बंद है। हालांकि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो कभी भी दिन के वक्त किसी के साथ हुआ नहीं था। कहते हैं कई साल पहले उस मकान में शहर के बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। मैंने भी ये कहानी गांव वालों से ही सुनी थी। कहते हैं कि एक बार एक नया अफसर वहाँ पर रहने आया था। कहते हैं कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, पर वो अफसर फिर भी अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उसे हर रोज़ गुस्से में मारता पीटता था और इसी के चलते एक रात उसने अपनी पत्नी की बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसकी तस्वीर बनाकर अपनी पत्नी को मार डाला उसे ही। पर उसके बाद भी वो उस तस्वीर को वहाँ से ना ले जा सका। अगले कुछ दिनों में ही एक हादसे में उस पुलिस अफसर की भी मौत हो गई। वो तस्वीर तब से वहाँ पड़ी है। अब ये कहानी सच है या झूठ है इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन डर के मारे में मैंने उस तस्वीर को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने उस तस्वीर को ठीक से ढक दिया था और तुम्हें बताया भी था कि अंधेरा होने से पहले अपने घर चले आना। पर मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाकर डराना नहीं चाहता था। कहानी सुनकर मेरे से शायद तुम्हारा पढ़ाई पर मन ना लगता और इसीलिए मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई। तभी हमारे पापा ने हमें बताया कि उस वक्त उस तस्वीर का कपड़ा उसने ही सफाई करते वक्त उतार दिया था। पर अब एक बात साफ थी कि मैं पढ़ाई करने के लिए कभी भी उस मकान में जाने वाला नहीं था।
तो दोस्तों अब हम करते हैं दूसरी कहानी शुरू। दूसरी कहानी दोस्तों का नाम है साथी आसरा। मैं एक सरकारी बस ड्राइवर हूँ। तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं मुझे सरकारी बस चलाते हुए। तो दोस्तों आइए मेरे साथ घटी एक घटना आपको सुनाता हूँ मैं। हालांकि ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरे साथी एक सोमा के साथ घटी थी। मैंने अपने साथी का नाम कहानी में बदल दिया है क्योंकि मैं उसे बदनाम या उसका अपमान नहीं करना चाहता। तो हुआ ये था कि उस दिन की तरह मैं हमेशा की तरह दोपहर की शिफ्ट में काम पर गया था। हाजिरी लगाने के बाद मैंने बस संभाली और कंडक्टर के साथ सफ़र शुरू कर दिया। शाम का वक्त हो चला था। तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमारी अचानक बस बंद पड़ गई। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश तो की लेकिन बस चालू नहीं हुई। आखिरकार पास के गांव में जाकर हमने बस डिपो को कॉल कर बताया कि बस ख़राब हो गई है और वो बस में बैठे पैसेंजर की दूसरी बस में बैठाने की व्यवस्था की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ बस बंद हुई थी वो बहुत ही शांत और सुनसान जगह थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मैकेनिक आ गए, मगर वो भी बाइक से आए थे। अब क्योंकि बस को खींचने के लिए बड़ी गाड़ी नहीं थी तो बस को वहीं जगह पर रिपेयर करना ही एकमात्र उपाय था। अब मैकेनिक ने काम शुरू कर दिया था मरम्मत का और तकरीबन 3 घंटे बाद बस बिल्कुल ठीक हो गई। तब तक बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। बस ठीक होने के बाद मैकेनिक अपने साथ लाई हुई बाइक से वापस लौट गए और हम दोनों भी उनके जाने के बाद तकरीबन 5 या 10 मिनट बाद वहाँ से वापस निकल पड़े। वहाँ से थोड़ा आगे ही घाट का रास्ता था जो कि छोटी मोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरता था। जैसे ही हम घाट छोड़कर थोड़ा आगे गए तो बस फिर से अचानक बंद पड़ गई। अब ये तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था ये देखकर, क्योंकि पहले ही हमारे 6 से 7 घंटे बर्बाद हो चुके थे। ऊपर से जिस जगह पर हमारी बस बंद हुई थी वहाँ तो ना कोई टेलीफोन था और ना ही नज़दीक में कोई गांव था। हम दोनों ने मिलकर खुद ही इंजन को चेक करना शुरू कर दिया। इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। कंडक्टर जिसे मैं सोमा बुलाता था तब उसने बोला कि भाई जब हम घाट चढ़ रहे थे तो हमें एक छोटी नदी दिखाई दी थी, तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, तब तक मैं देखता हूँ कि कोई गाड़ी वगैरह मिलती है क्या। मैं बस की हेडलाइट की रोशनी में खड़ा था, मगर बाकी चारों तरफ घना अंधेरा था। हमारी बस के अलावा वहाँ पर कोई और गाड़ी नहीं थी और ना ही कोई दूर दूर तक गाड़ी दिखाई दे रही थी। और कुछ देर तक सोमा पानी की कैन लेकर उस ओर से घाट उतरने लगा और मैं वहीं खड़ा किसी की मदद मिलने के इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद मुझे एक जोर की अचानक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद ये सोमा की ही आवाज़ थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बस की चाबी निकाली और एक रॉड उठाई और तेज़ी से फिर उस दिशा की ओर चल पड़ा जिस दिशा में सोमा गया था। तकरीबन 7 या 8 मिनट चलने के बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा, मगर वहां जाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ सफ़ेद सा चमक रहा था या शायद तैर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वो चीज़ गायब हो गई। उस वक्त मेरे पास टॉर्च नहीं थी क्योंकि सोमा पानी लाने के लिए टॉर्च अपने साथ ले गया था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उस दिशा वल बढ़ता गया। एक तरफ तो मैं आगे जाने से भी डर रहा था और दूसरी ओर मुझे सोमा को भी चिंता हो रही थी। मैं फिर तेज कदमों से चलता हुआ नदी के किनारे जाकर पहुंचा, पर मुझे वहां पर घने अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 15 या 20 मिनट तक मैं सोमा को नदी के किनारे ही ढूंढता रहा। ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ भी देता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी टॉर्च की रोशनी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे फिर
नदी के पानी में कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से बढ़ता हुआ आगे आ रहा हो। चांद की हल्की रोशनी में अब मुझे आसपास का थोड़ा बहुत दिखने लगा था कुछ। मैं वहीं पत्थर पर अपनी लोहे की रॉड मारते हुए सोमा को पुकार रहा था। उम्मीद थी कि वो शायद मेरी आवाज़ सुनकर मुझे जवाब दे देगा, मगर चारों तरफ से पानी की हल्की गड़गड़ाहट और रात के कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। मैं उस दिशा में पत्थरों से नीचे उतरा जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी, और तभी मेरी नज़र एक बड़े पत्थर के पास पड़ी। सोमा वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके खाकी कपड़े पानी में भीगकर और भी काले दिखाई दे रहे थे, और फिर शायद मैं इसीलिए उसे देख नहीं पाया। नदी के किनारे पत्थरों के बीच शायद पानी में गिर पड़ा था। मैं फिर दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे खींचकर पत्थरों पर लिटाया और ज़ोर ज़ोर से उसकी छाती दबाने लगा। सोमा, सोमा उठ, सोमा, सोमा, तुझे क्या हुआ है? मगर वो बस बेहोश सा पड़ा था। मैं उसके हाथ पैर जोर जोर से रगड़ने लगा, उसकी छाती पर पीठ से हाथ पे मारने लगा। तभी अचानक पानी में मुझे फिर से हलचल महसूस हुई। उस आवाज़ से मैं बिल्कुल चौकन्ना हो गया और चुपचाप चारों ओर देखने लगा, मगर वहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं घबराता हुआ जल्दी से सोमा को खींचते हुए पानी से थोड़ा और ऊपर ले गया। उसी वक्त मैंने फिर से देखा कि पानी में कुछ चमक रहा था, मगर धीरे धीरे उसकी रोशनी बुझती जा रही थी। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, तब देखने पर पता चला कि सोमा की पास जो टॉर्च जो पानी में गिर गई थी, वही टॉर्च चमक रही थी, लेकिन अब वो बंद हो गई थी। मैंने फिर से ज़ोर ज़ोर से सोमा की छाती को दबाया, और तभी उसने एक लंबी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे होश में आने लगा। सोमा के होश में आते ही मुझे सुकून मिला। मैं थकान और थकावट से हांफते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सोमा थोड़ा सा संभला तो मैंने उससे पूछा, सोमा, क्या हुआ तुझे? तू पानी में कैसे गिर गया? सोमा ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से दो अलग अलग आवाज़ें आ रही हूँ। मैंने उसे उठाते हुए कहा, चल उठ, हमें बस की ओर जाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये बात कही, वो कराने लगा। सोमा, सोमा उठ, यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन वो बस कराते हुए, ना नहीं कहते हुए अपना सिर हिलाने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। सोमा, तू पागल तो नहीं हो गया क्या? क्या हुआ है? कुछ बताएगा भी या फिर बस ऐसे नाटक ही करता रहेगा? देख, तेरी ऐसी हरकतों से मुझे अब डर लग रहा है। प्लीज़ यार, मजाक मत कर। आखिरकार उसने घरघराती हुई आवाज़ में बताया, वो हमें जाने नहीं देगी, तो यहाँ से भाग जा। उसकी ये बात सुनते ही मैंने घबराकर इधर उधर देखा। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। मैंने उसे घबराते हुए पूछा, कौन कौन नहीं जाने देगा? कौन कौन है यहाँ कौन है? उसने बस नदी की ओर अपनी गर्दन मोड़ ली, फिर बस उसी अजीब आवाज़ में कहराने लगा। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसके साथ आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? मैंने उसे अपने हाथों में उठाने की कोशिश की और उससे पूछा कि सोमा, सोमा, साथ साथ बता, क्या हुआ है? सच सच बोल और एक साथ बोल। चल चल, हम ऊपर चलते हैं। अगर तू नहीं भी चल सकता तो मैं तुझे अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। और बस मैंने इतना कहा था और उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने किसी जलते हुए लोहे को छू लिया हो। उसकी पीठ पर मुझे किसी की निशान का एहसास हुआ।
चांद की हल्की रोशनी में मैंने उसकी पीठ देखनी चाही, शर्ट ऊपर उठाकर। और मैं जब उसकी पीठ देखी तो देखते ही मैं सन्न रह गया। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा हाथ का निशान उभरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसकी पीठ पर मारा हो। वो चोट इतनी गहरी थी कि उसकी पूरी पीठ काली और नीली पड़ गई थी और वो हिस्सा पूरी तरह से सूज चुका था। उसकी त्वचा किसी जले हुए सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। अब मुझे शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और ये कोई आम घटना नहीं थी और ना ही ये किसी इंसान का काम किया हुआ था। इसमें ज़रूर कोई अजीब और अनदेखी शक्ति शामिल थी। मैंने उसे सहारा देते हुए चलने को कहा, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से कहराते हुए रोने लगा। उसकी पीठ इतनी ज़्यादा घायल थी कि शायद उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थीं। वो तो चल ही नहीं पा रहा था। किसी तरह घसीटते हुए मैंने उसे ऊपर ले जाने की कोशिश की। तभी नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए कौवे ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। अंधेरे में वो कौवे दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी ताकत से डरकर चिल्ला रहे हों। अब मैंने सोमा को साथ लेकर और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया और ज़ोर से उसे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोमा और ज़ोर से कहराने लगा। वो कांप रहा था, वो चीख रहा था और रो रहा था और बार बार अपना सर में नाम में मतलब सर हिलाने लगा, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे यहीं छोड़ दे, कि मुझे अपने साथ मत ले जा। लेकिन मैं उसे वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था। मैं उसे लेकर आगे बढ़ा और जैसे ही हम थोड़ा और आगे गए, चाँद की रोशनी में मुझे और भी साफ नज़र आने लगा। उस रोशनी में मैंने जब सोमा का चेहरा देखा और उसका चेहरा देख मेरा तो जैसे खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने उसका सारा खून ही निचोड़ लिया हो। चेहरे पर नसें उभरकर काली और नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके खून में कोई जहर फैल गया हो। आंखें बाहर निकल आई थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। चेहरे का मांस भी थरथरा रहा था। मैं नदी किनारे आगे बढ़ते हुए सड़क पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के बीच से एक सरसराती आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगे कि जैसे कोई बहुत तेज़ी से हमारे पीछे आ रहा हो। डर के मारे पीछे देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरे पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैं सोमा को वहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता था। मैंने और हिम्मत जुटाई और वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की और तब मैं सड़क पर कदम रखने ही वाला था। वहाँ सड़क की आवाज़ बिल्कुल हमारे पीछे आई और फिर एक थप्पड़ जैसी तेज़ आवाज़ हुई। सोमा, जो अब तक कहरा रहा था, झुककर चल रहा था, मतलब अभी तो ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था। फिर अचानक से एकदम से वो सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर जैसे पत्थर सा जड़ हो गया था। उसकी सांस जैसे अटक गई थी। अभी तक जो कराने की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई थी। अचानक उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें कहीं शून्य में देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मुझे उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने भी तभी साफ साफ महसूस किया था उसकी पीठ पर किसी ने फिर से जोरदार प्रहार किया था और उस पल उसका पूरा शरीर एक झटके से हिला था और अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो गया। मुझे तो बस उसकी धीमी सी सांस सुनाई दी और फिर सोमा ने खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। मैं तो बस जैसे उसकी तरफ देखता ही रह गया। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सोमा पीछे की तरफ ऐसे गिरा जैसे कोई कुटपतली हो। वो झाड़ियों में गिरा
और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचना और घसीटना शुरू कर दिया। मैंने वो देखा और डर के मारे भागकर वहाँ से दूर हो गया। वहाँ कोई था जो उसे झाड़ियों के बीच से खींचते हुए नदी की ओर ले जा रहा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस कुछ सेकंड ही पानी में तेज झपाक की आवाज़ हुई और मैं समझ चुका था कि सोमा भी पानी में समा चुका है और मैं भी वहीं पर देखता खड़ा रह गया। ये सब इतना अजीब और इतना डरावना था कि मेरे तो शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर की जैसे कोई ऊर्जा खींच ली गई हो। जब मैं थोड़ा होश में आया तो मैं इतना घबरा गया कि बिना कुछ सोचे समझे बस की ओर भागने लगा। भागते भागते मैं बस के पास पहुंचा। मैंने बस के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, सारी खिड़कियां बंद कर ली और अंदर की सारी लाइट जगा दी और फिर मैं वहीं बीचों बीच बैठ गया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। आंखें डर के मारे बंद करना चाहता था लेकिन बंद नहीं कर पा रहा था। सोमा का वो सफ़ेद चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी अंधेरे कोने से कुछ निकलकर अचानक मेरे सामने आ जाएगा और फिर वो मुझे भी अपने साथ खींच कर ले जाएगा। उस डर से मैं पूरी रात वैसे ही बैठा रहा। आंखें तो जैसे बंद करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार धीरे धीरे जब चारों ओर सूरज की रोशनी फैली तब मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं जैसे अब भी जिंदा हूँ। और उसके कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी के दरवाजे के पास आ गया और उसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, यह गाड़ी कहाँ जा रही है? मैंने उसे कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखा और वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने 2-3 बार फिर से लोहे के दरवाजे पर हाथ मारा और फिर से वही सवाल दोहराया, अरे बाबा, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? आखिरकार उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंदर एक अजीब सा घुटन वाला एहसास हो रहा था, जैसे मुझे रोने का मन कर रहा हो। और फिर मेरी हालत देखकर वो बुजुर्ग आदमी खिड़की के पास आ गया और फिर वो नरमी से बोला, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने फिर दरवाज़ा खोला और वो मेरे पास आकर बैठ गए। फिर भी मैं काफ़ी देर तक चुपचाप बस रोता रहा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपना होश संभाला तो मैंने उन्हें रात में जो कुछ भी हुआ था उन्हें सब बता दिया। सारी बात सुनाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, शुक्र मना कि तो बच गया। कल पूर्णमासी की रात थी, क्या तुम्हें ये पता नहीं था? मैंने उन्हें हैरानी से देखा और उन्होंने फिर से आगे बताना शुरू कर दिया, देख, जो तेरा दोस्त था वो साथी आसरा के घेरे में फंस गया था और उसी का अंजाम उसे भुगतना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे साथी आसरा के बारे में बताया, तो मैं तुम्हें अब संक्षेप में समझाता हूँ। साथी आसरा का मतलब होता कि 7 अप्सराएं। समय के साथ ये नाम बदलकर साथी आसरा बन गया है। ऐसा माना जाता है कि ये 7 अप्सराएं पूर्णमासी की रात और अमावस की रात नदी, तालाब और कुएं जैसी जगहों पर आती हैं और वहाँ पानी में खेलती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान उस वक्त उनकी मौजूदगी वाली जगह में चला जाए तो वो उसे मार ही देती हैं, जिंदा नहीं छोड़ती। असल में जब हम वहाँ से बाहर निकलने वाले थे तभी तक उनकी हद थी। मतलब उस जगह से बाहर निकलने से के पहले ही उन्होंने सोमा को अपने घेरे में ले लिया और उसे वहाँ से बाहर जाने ही नहीं दिया। इसके पहले कि वो वहाँ से निकल पाता उसकी जान ही चली गई। रात को जो कुछ भी हुआ था मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था और उसके कुछ वक्त बाद सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई
और कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने ही बस डीओ और पुलिस स्टेशन को खबर कर दी। लेकिन बदकिस्मती से सोमा की लाश कहीं नहीं मिली। वो चला गया और फिर कभी भी लौट कर नहीं आया। और अब भी साथी आसरा वाली बात पुलिस को बताने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए यही कहा गया कि वो रात के अंधेरे में नदी से पानी लाने के लिए गया था और शायद उसी दौरान ही वो डूब गया। और दोस्तों, ये जो भी हुआ वो वाकया ही साथी आसरा का असर था या फिर कोई और रहस्यमयी ताकत थी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, हमारे यहाँ गांव-गांव में आज भी लोग पूर्णमासी या अमावस की रात नदी, कुएं या तालाब जैसी जगहों में जाने से बचते हैं। सच झूठ आप पर छोड़ता हूँ, मगर मेरा मानना है कि हमें कुछ चीज़ों, कुछ ताकतों की इज्जत करनी चाहिए। सोमा की बदकिस्मती थी कि उसे और मुझे पता ही नहीं था कि उस रात पूर्णमासी की रात थी और इसीलिए शायद वो उसमें फंस गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। आपको आगे कौन सी कहानी चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं आपके लिए वैसी कहानी लेकर आऊँगा। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।